हाय, ये कैसी लिट्टी खिलाई है तुमने? क्या हुआ भाई? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जरूर तुम्हारे खाने में मिलावट है। भाई ऐसा मत कहिए, मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। मेरे सारे मसाले घर पर तैयार होते हैं। झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। पैसे कमाने के लिए घटिया सामान इस्तेमाल करते हो। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे रघु की रेड़ी के पास जमा होने लगे। एक आदमी बोला, लेकिन रघु तो हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता है। हाँ, हम तो वर्षों से इसकी लिट्टी खा रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उस दिन सुबह का मौसम कुछ अलग ही था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में बादल तैर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। रघु ने अपनी रेड़ी ठीक उसी जगह लगाई जहां वो रोज लगाया करता था। उसने अंगीठी में कोयले सुलगाए। धीरे धीरे धुआं उठने लगा और फिर लिट्टियां सिकने लगी। घी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। रघु ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, हे भगवान, आज मौसम कितना सुहाना है। ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाने का अलग ही मजा आएगा। आज जरूर अच्छी बिक्री होगी। हाँ। वो उम्मीद भरी नजरों से आने जाने वाले लोगों को देखने लगा। कुछ देर बाद गांव के 3 आदमी उसकी रेड़ी की तरफ बढ़े। उन्हें देखकर रघु के चेहरे पर खुशी लौट आई। आइए भैया, आज ताजी ताजी लिट्टी तैयार है। बताइए, चोखा ज्यादा तीखा दूं या हल्का? रघु, तुम तो जानते ही हो, मुझे ज्यादा मिर्च नहीं पसंद, बस हल्का मसाला रखना है। जैसी आपकी इच्छा, अभी गर्मा गर्म बना कर देता हूँ। रघु जल्दी जल्दी काम में लग गया। उसने लिट्टियों को घी में डुबोया, चोखा तैयार किया और पत्तल निकालने ही वाला था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही पलों में बिजली जोर जोर से चमकने लगी। तभी पहला ग्राहक बोला, अरे नहीं भाई, रहने दो, लगता है जोरदार बारिश आने वाली है। मैं सामने वाले भोला ढाबे पर जाकर खा लेता हूँ, वहाँ छत भी है और बैठने की व्यवस्था भी। हाँ, सही कह रहे हो। बारिश में यहाँ खड़े होकर कौन खाएगा? स्वाद तो रघु की लिट्टी में ही है, लेकिन मौसम भी तो देखो। चलो ढाबे पर चलते हैं। ये सुनते ही रघु का चेहरा उतर गया। उसने विनती करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भैया, बस 2 मिनट दीजिए। लिट्टी तो लगभग तैयार है, अभी गर्मा गर्म परोस देता हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तीनों लोग सामने बने भोला के बड़े ढाबे की ओर चले गए। रघु चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उसकी आंखों में उम्मीद की जो छोटी सी किरण जगी थी, वो पल भर में बुझ गई। भोला का ढाबा बड़ा था। वहां मजबूत छत, कुर्सियां और टेबल लगी थीं। बारिश के दिनों में लोग आराम से बैठकर खाना खाते थे, जबकि रघु की रेड़ी खुले आसमान के नीचे थी। उधर भोला अपने ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इधर रघु फिर से ग्राहकों का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। बाजार के दूसरे रेड़ी वाले अपना सामान समेट कर घर लौटने लगे। एक दुकानदार ने रघु से कहा, अरे रघु, अब घर भी चले जाओ, आज इस मौसम में कोई ग्राहक नहीं आएगा। भैया, सुबह से एक भी लिट्टी नहीं बिकी। अगर खाली हाथ घर गया तो माँ और गौरी को क्या जवाब दूंगा? थोड़ा और इंतजार कर लेता हूँ, शायद कोई भूखा मुसाफिर आ जाए। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। बारिश अब पहले से भी तेज हो चुकी थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। बिजली की चमक और गरज से पूरा बाजार कांप सा रहा था। कुछ ही देर पहले तक जहां लोगों की भीड़ थी, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का लोग ही सिर पर कपड़ा रखे जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। रघु अपनी छोटी सी लिट्टी चोखा की रेडी के पास खड़ा भीग रहा था। उसने अपनी अंगीठी को बचाने के लिए ऊपर पुरानी तिरपाल डाल दी थी। कोयलों की धीमी धीमी आंच अभी भी जल रही थी, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि आज शायद एक भी ग्राहक नहीं आएगा। उसने गहरी सांस लेते हुए आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया है। अगर आज कमाई नहीं हुई तो भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। बस इतना करना कि मेरी माँ और गौरी हमेशा खुश रहें। इतना कहकर उसने बर्तन समेटने शुरू कर दिए।
बची हुई लिट्टियों को टोकरी में रखा, चोखे के बर्तन बंद किए और रेड़ी धकेलने ही वाला था कि तभी उसे दूर से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। रघु ने ध्यान से देखा। तेज बारिश के बीच एक बूढ़ी महिला कांपते हुए उसकी ओर चली आ रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी थी और पैरों में टूटी हुई चप्पलें। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। महिला जैसे तैसे रेड़ी तक पहुंची और धीमी आवाज में बोली, बेटा, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? 2 दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया। अम्मा, पहले इस तिरपाल के नीचे आ जाइए, आप पूरी तरह भीग गई हैं। उसने जल्दी से एक पुरानी चारपाई का टुकड़ा आगे खिसकाया ताकि अम्मा बैठ सकें। महिला बैठते ही कांपने लगी। रघु ने तुरंत अंगीठी में कुछ और कोयले डाल दिए ताकि आग तेज हो जाए। कुछ ही देर में गर्माहट फैलने लगी। अम्मा बताइए, कितनी लिट्टी खाएंगी? बेटा, अगर मिल जाए तो 4 लिट्टी और थोड़ा चोखा दे देना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं आगे चली जाऊँ। अम्मा, पैसे की बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। ये सुनते ही बूढ़ी महिला की आंखें भर आईं। रघु ने तुरंत ताजी लिट्टियां अंगीठी पर रखी। उसने उन्हें धीरे धीरे पलटा ताकि वे अच्छी तरह सिक जाएं। फिर शुद्ध देसी घी में डुबोकर गर्मा गर्म लिट्टियां पत्तल में सजाई। साथ में बैंगन, आलू और टमाटर का चोखा, हरी मिर्च और प्याज भी रखा। पूरे वातावरण में देसी घी और भुने हुए सत्तू की खुशबू फैल गई। रघु ने दोनों हाथों से पत्तल अम्मा की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए अम्मा, आराम से खाइए, जल्दी मत कीजिए। बुजुर्ग महिला धीरे धीरे खाने लगी। पहला निवाला खाते ही उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। बेटा, ऐसी स्वादिष्ट लिट्टी मैंने वर्षों बाद खाई है। इसमें सिर्फ स्वाद नहीं, अपनापन भी है। अम्मा, मेरी माँ कहती हैं कि खाने में अगर मेहनत और प्यार हो तो स्वाद अपने आप आ जाता है। महिला ने भर पेट खाना खाया, फिर दोनों हाथ उठाकर बोली, भगवान तुम्हें बहुत ऊंचा उठाए बेटा। जिस तरह तुमने बिना स्वार्थ एक भूखी बूढ़ी औरत का पेट भरा है, उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर देंगे। अम्मा, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बारिश अब कुछ कम हो चुकी थी। महिला धीरे धीरे उठी और जाने लगी। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर रघु की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर रघु कुछ पल के लिए हैरान रह गया। लेकिन अगले ही क्षण वो मुस्कुराकर अपनी रेड़ी समेटने लगा। उस रात जब वो घर पहुंचा तो माँ जानकी और पत्नी गौरी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थीं। गौरी ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज पूरे दिन एक भी लिट्टी नहीं बिकी। बस एक भूखी अम्मा आई थीं, उन्हें मुफ्त में खाना खिला दिया। तुमने बिल्कुल सही किया। भूखे को खिलाया हुआ भोजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। बेटा, ईमानदारी और दया कभी खाली नहीं लौटती। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन न्याय हमेशा करते हैं। रघु ने माँ की बात सुनकर सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि जिस बुजुर्ग महिला को उसने बारिश में मुफ्त में लिट्टी चोखा खिलाया था, वही घटना उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। अगली सुबह बारिश तो रुक गई थी, लेकिन आसमान अभी भी बादलों से घिरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और गांव की चारों ओर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। रघु हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने माँ जानकी और पत्नी गौरी के साथ मिलकर ताजा सत्तू तैयार किया। बैंगन, आलू और टमाटर को अंगारों पर भूनकर स्वादिष्ट चोखा बनाया गया। गौरी ने हरी धनिया और लहसुन की चटनी तैयार की, जबकि जानकी ने शुद्ध देसी घी का डिब्बा भरकर रेड़ी पर रख दिया। रघु ने दोनों के पैर छुए और मुस्कुराते हुए बोला, आज मन कह रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। बेटा, जब इंसान मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, तब भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। रघु अपनी लिट्टी चोखा की रेड़ी लेकर बाजार पहुंच गया।
उसने अंगीठी जलाई, लिट्टियां सेकनी शुरू की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद गांव के 2 किसान उसकी रेड़ी के पास आए। अरे रघु, 2 प्लेट गर्मा गर्म लिट्टी चोखा लगा दे। सुबह सुबह तेरी लिट्टी खाए बिना खेत में काम करने का मन ही नहीं करता। रघु खुशी खुशी काम में लग गया। इसी दौरान सामने बैठे भोला के ढाबे से उसकी नजर रघु पर पड़ी। उसने देखा कि आज फिर कुछ ग्राहक रघु की रेड़ी पर खड़े हैं। भोला के चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन बड़बड़ाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन लोग मेरे ढाबे को भूल जाएंगे। उसी समय दूर सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती सफेद एसयूवी बाजार में आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से गाड़ी को देखने लगे। लगता है शहर से कोई बड़ा आदमी आया है। गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से लगभग 50 साल का एक सलीकेदार व्यक्ति बाहर निकला। उसके साथ उसका एक सहायक भी था। उस व्यक्ति का नाम अरविंद मल्होत्रा था। वो एक बड़ा उद्योगपति था और बिहार में पारंपरिक भोजन की एक नई श्रृंखला शुरू करने के लिए अलग अलग गांवों का दौरा कर रहा था। अरविंद ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक उसकी नाक में देसी घी और भुनी हुई लिट्टी की खुशबू आई। वो खुशबू का पीछा करते करते सीधे रघु की रेड़ी तक पहुंच गया। रघु ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते साहब, क्या खिलाऊं? अरे वाह वाह वाह, पहले तो ये बताओ कि इतनी शानदार खुशबू किस चीज की है? साहब, ये हमारी देसी लिट्टी चोखा की खुशबू है। अगर एक बार खा लेंगे तो शायद भूल नहीं पाएंगे। हाँ साहब, आप जैसे बड़े लोग इस छोटी सी रेड़ी पर क्यों खड़े हैं? मेरे ढाबे पर आइए, कुर्सी मेज बढ़िया व्यवस्था सब मिलेगी। हाँ, व्यवस्था बाद में देखेंगे, पहले खुशबू जहां से आ रही है स्वाद वहीं चखेंगे। हाँ। भोला का चेहरा उतर गया। रघु ने बड़े प्यार से 4 गर्मा गर्म लिट्टियां निकाली, उन पर शुद्ध देसी घी डाला, फिर बैंगन, आलू और टमाटर का धुआंधार चोखा, हरी चटनी और प्याज के साथ पत्तल में सजाकर अरविंद के सामने रख दिया। अरविंद ने पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ क्षणों तक वो बिना कुछ बोले स्वाद महसूस करता रहा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, कमाल कर दिया भाई। मैंने देश के कई राज्यों का खाना खाया है, लेकिन इतनी स्वादिष्ट लिट्टी चोखा आज पहली बार खा रहा हूँ। हाँ। पास खड़े लोग गर्व से रघु की ओर देखने लगे। अरविंद ने अपने सहायक से कहा, तुम भी खाओ। सहायक ने भी खाते ही कहा, सर सच में इसका स्वाद किसी बड़े होटल से कम नहीं है। साहब, स्वाद का राज सिर्फ एक है, शुद्ध सामान और ईमानदारी। तुम रोज यही काम करते हो? जी साहब, यही मेरी रोजी रोटी है। और अगर ज्यादा ग्राहक आ जाएं तो मैं और मेहनत कर लेता हूँ, लेकिन मिलावट कभी नहीं करता। अरविंद उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। इतने में उसका मोबाइल बजा। उसे तुरंत शहर लौटना था। उसने जेब में हाथ डाला तो अचानक उसका चेहरा बदल गया। अरे, मेरा बटुआ कहाँ गया? उसने अपनी गाड़ी, जेब और बैग सब देख लिया, लेकिन बटुआ कहीं नहीं मिला। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, भाई, लगता है मेरा वॉलेट रास्ते में कहीं गिर गया। अभी मेरे पास नगद पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं साहब, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। जब कभी दोबारा इस गांव में आए तब दे दीजिएगा। अरविंद कुछ पल तक रघु को देखता रहा। आज के समय में बिना पैसे लिए किसी अजनबी को खाना खिलाना उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। उसने रघु का हाथ पकड़कर कहा, तुम जैसे ईमानदार लोग आज बहुत कम मिलते हैं। मैं जल्द ही फिर लौटूंगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और शहर की ओर निकल गया। भोला दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में जलन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो दांत पीसते हुए बोला, अब ये शहर वाले भी इसकी तारीफ करने लगे हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका तो एक दिन ये मुझसे बहुत आगे निकल जाएगा। उधर रघु को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को उसने बिना पैसे लिए लिट्टी चोखा खिलाया है, वही कुछ दिनों बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। अरविंद के जाने के बाद रघु के मन में एक अजीब सी खुशी थी। उसे खुशी इस बात की नहीं थी कि शायद उसे पैसे मिलेंगे, बल्कि इस बात की थी कि एक बड़े शहर के आदमी ने उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की थी।
रघु ने अपनी रेड़ी समेटते हुए मन ही मन सोचा, भगवान, बस इतना ही काफी है कि मेरी मेहनत किसी को पसंद आई। लेकिन सामने अपने ढाबे पर बैठा भोला बहुत परेशान था। वो दूर से रघु को देख रहा था। उसके मन में लगातार एक ही बात घूम रही थी। अगर अरविंद जैसा बड़ा आदमी रघु की लिट्टी चोखा की तारीफ करता रहा तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग उसकी रेड़ी पर जाने लगेंगे। फिर मेरे ढाबे का क्या होगा? भोला के ढाबे पर पहले काफी ग्राहक आते थे। उसके पास बड़ी जगह थी, कुर्सियां थीं और बारिश से बचने के लिए मजबूत छत भी थी। लेकिन उसके खाने का स्वाद साधारण था। वो मसालों में घटिया सामान मिलाकर पैसे बचाता था और ग्राहकों से महंगे दाम वसूलता था। रघु इसके बिल्कुल उलट था। वो कम कमाता था लेकिन खाने में कभी मिलावट नहीं करता था। यही बात भोला को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। कुछ दिनों तक भोला चुपचाप रघु को देखता रहा। अरविंद उस दिन के बाद वापस नहीं आया था, लेकिन उसकी कही हुई बातें भोला के मन में कांटे की तरह चुभ रही थीं। एक शाम भोला ने अपने ढाबे पर काम करने वाले मंगल को अपने पास बुलाया। मंगल, इधर आ। जी मालिक। तूने देखा है ना, पिछले कुछ दिनों से लोग रघु की लिट्टी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी मालिक, लेकिन रघु की लिट्टी सच में अच्छी होती है। मैंने तुझसे उसकी तारीफ करने को नहीं कहा। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उसके ग्राहक बढ़ते रहे तो हमारा क्या होगा? मंगल चुप हो गया। भोला कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, हमें रघु को बदनाम करना होगा। लेकिन मालिक, वो तो गरीब आदमी है, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? यही तो समस्या है, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। मंगल ने सिर झुका लिया। भोला ने कहा, तू जाकर उसके खाने में कोई खराबी निकालने की कोशिश कर। लोगों के सामने कह देना कि उसकी लिट्टी खाने से तेरी तबीयत खराब हो गई। मालिक, अगर रघु ने पहचान लिया तो? भोला कुछ पल सोचने लगा। फिर उसने कहा, ठीक है, तू मत जा। मैं किसी बाहर के आदमी को पैसे देकर यह काम करवाऊंगा। अगले दिन भोला ने पास के कस्बे से एक आदमी को बुलाया। उसने उसे पैसे दिए और सारी योजना समझाई। तुझे रघु की रेड़ी पर जाना है, वहां लिट्टी चोखा खाना है और फिर सबके सामने चिल्लाना है कि खाना खराब है। कहना कि इसे खाने से तेरे पेट में दर्द हो गया। अगर लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो? तू जोर जोर से चिल्लाना। जब भीड़ इकट्ठी हो जाए तब कहना कि रघु लोगों की जान से खेल रहा है। लोग डर जाएंगे। अगले दिन वो आदमी रघु की रेड़ी पर पहुंच गया। रघु हमेशा की तरह मुस्कुराकर ग्राहकों को खाना खिला रहा था। उस आदमी ने कहा, भैया, मुझे 4 लिट्टी और भरपूर चोखा देना। अभी देता हूँ भाई। रघु ने साफ हाथों से लिट्टियां तैयार की। चोखे में ताजा प्याज, धनिया और मसाले मिलाए। फिर ऊपर से देसी घी डालकर पत्तल उसके सामने रख दी। वो आदमी जानबूझकर जल्दी जल्दी खाने लगा। कुछ ही देर बाद वो अचानक अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये कैसी लिट्टी खिलाई है तुमने? क्या हुआ भाई? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जरूर तुम्हारे खाने में मिलावट है। भाई ऐसा मत कहिए, मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। मेरे सारे मसाले घर पर तैयार होते हैं। झूठ बोल रहे हो। तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। पैसे कमाने के लिए घटिया सामान इस्तेमाल करते हो। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे रघु की रेड़ी के पास जमा होने लगे। एक आदमी बोला, लेकिन रघु तो हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता है। हाँ, हम तो वर्षों से इसकी लिट्टी खा रहे हैं, कभी कोई शिकायत नहीं हुई। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अभी अभी मैंने इसकी लिट्टी खाई और मेरी तबीयत खराब हो गई। भाइयों, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान नहीं हूँ। मैं भूखा रह सकता हूँ, मगर खाने में मिलावट नहीं कर सकता। तभी भोला भी वहां आ गया। वो नकली चिंता दिखाते हुए बोला, अरे रे 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 रघु, ये तुमने क्या कर दिया? लोगों का भरोसा जीतकर आप खाने में मिलावट करने लगे। भोला भाई, आप जानते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता।
भाइयों, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। अगर किसी को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? भोला की बातें सुनकर कुछ लोग डर गए। एक ग्राहक ने कहा, भाई अगर सच में खाने में खराबी हुई तो? चलो चलो, आज कहीं और खाते हैं। हाँ? भाइयों, मेरी बात सुनिए, ये झूठ है। मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता। लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। शाम तक रघु की रेढ़ी पर एक भी ग्राहक नहीं बचा। वो अपनी बुझती हुई अंगीठी के सामने चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, मैंने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया, फिर आज मेरी सच्चाई इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? दूर खड़ा भोला मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। और उसी रात रघु के घर एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जो भोला की पूरी साजिश को हमेशा के लिए उजागर करने वाला था। उस शाम रघु जब अपनी रेडी लेकर घर पहुंचा तो उसके कदम बहुत भारी थे। रोज वो घर लौटते समय अपनी माँ जानकी और पत्नी गौरी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। कभी ताजी सब्जियां, कभी मिठाई, तो कभी घर के लिए जरूरत का सामान। लेकिन आज उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। गौरी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रघु को देखते ही वो समझ गई कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ? आज इतने परेशान क्यों हो? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी रेड़ी एक तरफ खड़ी करके आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गया। गौरी उसके पास आकर बोली, रघु, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? आज मेरी मेहनत और ईमानदारी पर झूठा इल्जाम लगाया गया। क्या हुआ? रघु ने उसे पूरी बात बता दी। कैसे एक आदमी उसकी रेढ़ी पर आया था, कैसे उसने लिट्टी चोखा खाने के बाद झूठा नाटक किया, और कैसे भोला ने भी लोगों के सामने उसे बदनाम करने की कोशिश की। गौरी कुछ देर चुप रही, फिर उसने रघु का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। लेकिन गांव वाले तो मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। अगर ये बात फैल गई तो लोग मेरी लिट्टी खाना बंद कर देंगे। तभी अंदर से माँ जानकी भी बाहर आ गईं। उन्होंने रघु की सारी बातें सुन ली थीं। जानकी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई बार झूठ कुछ समय के लिए सच्चाई से आगे निकल जाता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। माँ, अगर कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा तो मैं क्या करूं? तू अपना काम ईमानदारी से करता रहे। जब तेरे हाथ साफ हैं, तो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। रघु ने माँ की बात सुनी, लेकिन उसके मन का दुख कम नहीं हुआ। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अगर ग्राहक नहीं आए तो घर कैसे चलेगा। उस रात रघु ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अगली सुबह वो फिर अपनी रेड़ी लेकर बाजार पहुंचा। उसने पहले की तरह अंगीठी जलाई, लिट्टियां तैयार की और चोखा बनाया। लेकिन आज उसकी रेड़ी के सामने कोई ग्राहक नहीं था। लोग दूर से उसे देखते और फिर आपस में कुछ बातें करके आगे बढ़ जाते। कुछ देर बाद भोला अपने ढाबे के बाहर खड़ा ही कर जोर से बोला, अरे रघु, अब यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? लोग तुम्हारे खाने से डरने लगे हैं। कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। रघु ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। भोला हंसने लगा। देखा, मैंने कहा था ना कि बड़े लोगों का काम बड़े लोगों को ही करना चाहिए। छोटी रेड़ी लगाकर बड़ा नाम कमाने का सपना देखोगे तो यही होगा। रघु चुपचाप अपनी रेड़ी के पास बैठा रहा। उसके पास कुछ ग्राहक आए भी, लेकिन वे बिना कुछ खरीदे वापस चले गए। दोपहर तक रघु की एक भी लिट्टी नहीं बिकी। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर मैंने सच में कोई गलती की है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरी सच्चाई को बचा लीजिए। उसी समय दूर सड़क पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। कार को देखकर बाजार के लोग उसकी तरफ देखने लगे। दरवाजा खुला और उसमें से वही शहर का अमीर व्यापारी अरविंद मल्होत्रा बाहर निकला।
रघु उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसके मन में अचानक डर पैदा हो गया। अगर अरविंद साहब ने भी गांव वालों की बातें सुन ली होंगी तो? अरविंद सीधे रघु की रेड़ी के पास आया। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मेरे खाने में किसी तरह की मिलावट नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। गांव में मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। रघु, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों गए? क्या हुआ? साहब, लोग कह रहे हैं कि मेरी लिट्टी खाने से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मैंने तुम्हारी लिट्टी खाई है, तुम्हारी ईमानदारी देखी है। मैं किसी की झूठी बात पर विश्वास करने वाला आदमी नहीं हूँ। रघु की आंखों में चमक आ गई। अरविंद ने कहा, आज मुझे फिर से वही लिट्टी चोखा खिलाओ। हाँ? रघु ने तुरंत अंगीठी जलाई। उसके हाथ पहले से भी ज्यादा तेजी से काम करने लगे। कुछ ही देर में उसने गर्मा गर्म लिट्टियां तैयार की, ऊपर से देसी घी डाला और स्वादिष्ट चोखे के साथ अरविंद के सामने रख दिया। अरविंद ने बड़े आनंद से खाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने पूरी प्लेट साफ कर दी। फिर उसने कहा, वाह रघु, तुम्हारे स्वाद में आज भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि आज तो मुझे पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। पास खड़े कुछ गांव वाले ये सब देख रहे थे। एक आदमी धीरे से बोला, अगर सच में रघु के खाने में मिलावट होती तो ये शहर का आदमी दोबारा यहाँ क्यों आता? बात तो सही है। मैं तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करने आया हूं। जी साहब। मैं हाईवे के पास एक बड़ा ढाबा खोलने की योजना बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उस ढाबे का मुख्य खाना तुम्हारी लिट्टी चोखा हो। साहब, मैं समझा नहीं। जमीन और पैसा मेरा होगा, लेकिन स्वाद और जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ साझेदारी में काम करो। रघु की आंखों में आंसू आ गए। जिस आदमी को गांव वाले बदनाम कर रहे थे, उसी की ईमानदारी को पहचानकर एक बड़ा व्यापारी उसके सामने नई जिंदगी का रास्ता खोल रहा था। लेकिन रघु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, साहब, मुझे अपनी माँ और पत्नी से बात करनी होगी। बिल्कुल, तुम सोचकर जवाब देना, लेकिन एक बात याद रखना, जिस इंसान के पास सच्चाई और मेहनत है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरविंद वहां से चला गया। दूर खड़ा भोला ये सब देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी साजिश रघु को रोक नहीं पाई, बल्कि अब रघु पहले से भी बड़ी सफलता के करीब पहुंच चुका था। अरविंद के जाने के बाद रघु काफी देर तक अपनी रेड़ी के पास खड़ा रहा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बात उसके साथ हुई है। कुछ दिन पहले तक वो सोच रहा था कि शायद बारिश के मौसम में उसकी छोटी सी रेड़ी बंद हो जाएगी। गांव में उसके खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी और लोग उसकी लिट्टी चोखा खाने से डरने लगे थे। लेकिन आज एक बड़ा व्यापारी उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देकर गया था। रघु ने आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, भगवान, आपने मेरी परीक्षा तो बहुत ली, लेकिन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो शाम को घर पहुंचा तो उसकी माँ जानकी और पत्नी गौरी उसका इंतजार कर रही थी। गौरी ने रघु के चेहरे पर खुशी देखकर पूछा, आज क्या बात है? कई दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी दिखाई दे रही है। गौरी, आज अरविंद साहब मेरे पास आए थे। वही शहर वाले साहब जिन्हें तुमने उस दिन बिना पैसे लिए लिट्टी चोखा खिलाया था। हाँ माँ, वही। फिर रघु ने अरविंद का पूरा प्रस्ताव अपनी माँ और पत्नी को बताया। कुछ पल के लिए घर में बिल्कुल शांति छा गई। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रघु, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तुझसे कहा था ना बेटा, सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तूने जिस दिन उस भूखी अम्मा को बिना पैसे लिए खाना खिलाया था, उसी दिन तेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई थी। रघु को अचानक उस बुजुर्ग महिला की याद आ गई। वो बारिश वाली शाम, उसकी कांपती हुई आवाज और जाते समय दिया हुआ आशीर्वाद। रघु कुछ देर सोचता रहा। माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि उस अम्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है।
बेटा, किसी जरूरतमंद की मदद कभी छोटी नहीं होती। हो सकता है भगवान ने उसी मदद का फल तुझे दिया।